नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कल हमने साइंस का टेस्ट डाला था। जिन्होंने नहीं देखा है साइंस का टेस्ट जाके देख लीजिएगा। आज सोशल साइंस का टेस्ट है। सोशल साइंस के टेस्ट में आप जो इस क्लास में पहली बार आए हैं, मैं उनको बता दूं कि आज सोशल साइंस का 9वां टेस्ट है। आपके एमपी टेट चयन पात्रता परीक्षा के लिए हम डेली टेस्ट लेके आते हैं, एक दिन साइंस का, एक दिन सोशल साइंस का टेस्ट। सोशल साइंस के 9 टेस्ट हो चुके हैं। जिन्हें टॉपिक वाइज सोशल साइंस पढ़ना है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके एमसीक्यू यानी कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके आपको वहाँ मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको वीडियोस प्रॉपर टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। साइंस की जो मैराथन क्लासेस डाली गई हैं उसमें भी एमसीक्यू सॉल्व करवाए गए हैं और साइंस के 4 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं। तो जाके उन टेस्ट को देख लीजिएगा। हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं उसमें, क्योंकि आपके एग्जाम को अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चंस जब देखने को मिलेंगे, उसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और ये चीज़ आपके एग्जाम हॉल में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो बस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिन्होंने टेस्ट नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद जाके टेस्ट देख लीजिएगा। आपको टेस्ट मिल जाएंगे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में। बहुत ज़्यादा सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है कि कहाँ मिलेंगे टेस्ट, कहाँ मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में देखिएगा चैनल पे, वहाँ आपको टेस्ट मिल जाएंगे। पहला सवाल है, फिलिक्स कर्व का क्या तात्पर्य है। फिलिक्स कर्व क्या बताता है, चलिए बताइए। जो फिलिक्स कर्व है वो क्या बताता है। फिलिक्स कर्व किस चीज़ के बारे में बता रहा है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध, यानी कि इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के बीच संबंध, जीडीपी और निवेश के बीच संबंध, आपूर्ति और मांग के बीच, और ब्याज दर और ऋण के बीच। बताइए किसके बीच फिलिक्स वक्र संबंध बताता है। तो देखिए, जो फिलिक्स वक्र, अब तो टेस्ट चल रहा है तो बताना तो आपको है। तो देखिए, फिलिक्स वक्र जो है वो बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के बीच व्युत्क्रम संबंध बताता है, यानी कि उल्टा संबंध बताता है। मतलब कि बेरोजगारी दर कैसी होती है इन्फ्लेशन की, व्युत्क्रमानुपाती। और आपको पता है कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। मतलब इसका है कि यदि बेरोजगारी दर बढ़ रही है, बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, और यदि इन्फ्लेशन कम होगी तो बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, 2 मिनट में समझ लेते हैं। देखिए, मुझे आप ये बताइए कि यदि बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। जब लोगों के पास रोजगार नहीं है तो क्या उनके हाथ में किसी तरह की इनकम है? नहीं है। जब इनकम नहीं है, पैसा नहीं है हाथ में, तो क्या अगर हमारे हाथ में पैसा नहीं है तो क्या हम मार्केट में कोई चीज़ लेने जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में पैसा ही नहीं है। जब हम मार्केट में कोई चीज़ लेने नहीं जा रहे हैं तो क्या मार्केट में डिमांड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। और मैंने आपको हमेशा क्या बताया है कि इन्फ्लेशन कब आती है, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कब आती है। बताइए, इन्फ्लेशन तब आती है जब किसी चीज़ की डिमांड हाई होती है। डिमांड हाई होती है और सप्लाई कम होती है। और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना है, तो डिमांड को कम कर दो। तो आप मुझे खुद बताइए कि यदि डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन कम होगी। तो जब मार्केट में बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो पैसा कम है। और जब पैसा कम है तो डिमांड नहीं है। और जब डिमांड नहीं है तो इन्फ्लेशन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन तो कब होती है, जब डिमांड ज़्यादा होती है, और डिमांड यहाँ पे कम है। तो जब डिमांड कम है तो ये मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे यदि बेरोजगारी दर ज़्यादा होती है तो कैसे इन्फ्लेशन कम हो जाती है। क्योंकि जब बेरोजगारी होगी तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, रोजगार नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा। जब पैसा नहीं है तो वो मार्केट में जाके डिमांड नहीं बढ़ाएंगे। जब मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंध होता है। और ये कौन बताता है? यही बताता है फिलिक्स वक्र। सवाल आ जाए, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन यदि ज़्यादा है तो बेरोजगारी दर कैसी होगी? तो बेरोजगारी दर कम होगी, क्योंकि यदि इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है। और लोगों के हाथ में पैसा कब ज़्यादा होगा? जब उनके पास रोजगार होगा, पैसा होगा। तो ये बेरोजगारी दर उस स्थिति में अपने आप कम दिखने लग जाएगी।
तो बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच संबंध दर्शाने वाले को फिलिक्स वक्र कहा जाता है। सवाल ये भी पूछ सकता है कि यदि इन्फ्लेशन कम है तो बेरोजगारी दर कैसी होगी, तो यदि इन्फ्लेशन कम है तो बेरोजगारी दर ज़्यादा होगी। मैं यहाँ पे इसको हटा देती हूँ। यदि इन्फ्लेशन कम है तो बेरोजगारी दर कैसी होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि व्युत्क्रम संबंध है इन दोनों के बीच में, व्युत्क्रम संबंध है। तो इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है तो बेरोजगारी दर कम, यदि बेरोजगारी दर ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन कम। व्युत्क्रम संबंध है दोनों के बीच में, उल्टा संबंध। तो अभी समझ में आया आपको कैसे उल्टा संबंध है, कि यदि बेरोजगारी है तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वो मार्केट में जाके डिमांड नहीं बढ़ा रहे हैं। जब मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि डिमांड अगर नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ रही है, और जैसे इन्फ्लेशन कब आती है, जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम है। तो जब डिमांड बढ़ ही नहीं रही है तो इन्फ्लेशन क्या आएगा। तो यदि इन्फ्लेशन कम हो गया इसका मतलब क्या है कि बेरोजगारी दर ज़्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं। और यदि इन्फ्लेशन बढ़ गया यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ा तो इसका मतलब डिमांड बढ़ी मार्केट में। और डिमांड कब बढ़ी, डिमांड तब बढ़ी जब लोगों के हाथ में पैसा आया। और लोगों के हाथ में पैसा कब आया, जब लोगों के हाथ में रोजगार आया। पैसा कब आया, जब रोजगार आया। और रोजगार कब आया, जब बेरोजगारी दर कम हो गई। तो वैसे ही ये व्युत्क्रम संबंध आप समझ सकते हैं। तो फिलिक्स वक्र किसके बारे में बताता है, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के बीच संबंध के बारे में बताता है। क्लियर, चल आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो कभी नहीं भूलेगा आपको कि कैसे बेरोजगारी दर और इन्फ्लेशन के बीच व्युत्क्रम संबंध दर्शाया गया है, जीवन में नहीं भूलेगा। और पढ़ेंगे हम ऐसे ही, हर वीडियो में हमने ऐसे ही पढ़ा है, जाके उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे वो। संविधान की किस सूची में शिक्षा को रखा गया है, आपके सामने ऑप्शन है, राज्य सूची में, केंद्र सूची में, समवर्ती सूची में या विशेष सूची में। बताइए संविधान की किस सूची में शिक्षा को रखा गया है, बताइए। हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस की हैं, अनुसूचियों की, भाग की, संविधान से रिलेटेड आर्टिकल्स की। अभी पिछले टेस्ट में मैंने आपको उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सारे आर्टिकल, सारी इंपॉर्टेंट उनके चुनाव की प्रक्रिया सब बताई। क्यों बताई, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जी अभी हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, उपराष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम के लिए। तो हमने पिछले टेस्ट में वो प्रैक्टिस की। इसी तरीके से हर वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो संविधान की किस सूची में शिक्षा को रखा गया है, वर्तमान पूछा है, वर्तमान में जो शिक्षा है वो संविधान की किस सूची में, बताइए। तो जो शिक्षा है वो वर्तमान में किस सूची में है, शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची में शामिल है। एक सवाल जो पूछा जाएगा आपसे कि समवर्ती सूची के विषयों पर कौन कानून बनाता है, तो याद रखिएगा समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची के विषयों पर, केंद्र सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाता है। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है वो ये कि शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया। तो याद रखिएगा कि जो शिक्षा है वो पहले किस सूची का विषय था, शिक्षा ये पहले राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची का विषय था। लेकिन फिर एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और इसके द्वारा शिक्षा को किस सूची में शामिल कर दिया गया, समवर्ती सूची में। और ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, समवर्ती सूची में शामिल कर दी गई शिक्षा। क्लियर। तो याद रखिएगा जो शिक्षा है वो पहले राज्य सूची का विषय थी, किस संविधान संशोधन द्वारा उसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची से उसे समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थानांतरित कर दिया गया। एक सवाल और, वर्तमान में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल, तो ये भी जान लीजिए कि वर्तमान में केंद्र सूची में कितने विषय हैं। वर्तमान में केंद्र सूची में हैं 100 विषय लगभग, राज्य सूची में 61, 61 लगभग, और समवर्ती सूची में कितने हैं 52। क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार।
तो केंद्र सूची में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट्स हैं? केंद्र सूची में 100 है, राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में कितने हैं? 52 हैं। क्लियर? तो ये भी याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है कि वर्तमान में केंद्र सूची में कितने सब्जेक्ट्स हैं, राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट्स हैं और समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट्स। तो केंद्र में है 100, राज्य में है 61 और समवर्ती सूची में है 52। एक बार क्रॉस चेक इसे कर लीजिएगा। और शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। वर्तमान में शिक्षा किसका सब्जेक्ट है? तो समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची पे कौन कानून बनाता है? केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। मेरा सवाल ये है आपसे, जो अनुसूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वो संविधान की किन अनुसूचियों में शामिल है? जैसे संविधान की अनुसूचियां हैं, उनमें किस अनुसूचियों में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है? आप मुझे बताइए कि किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करने के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। बताइए कौन सी अनुसूची में है ये? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बताइए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? जल्दी बता दीजिए। टेस्ट आपका चल रहा है, मेरा नहीं। बताइए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आपके सामने ऑप्शंस हैं 68.7। चलिए देखिए मैं क्यों पढ़ूँ, चलिए बताइए, दिख तो रहा है आपको सामने। बताइए कितना है भारत का अक्षांशीय विस्तार? तो देखिए जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, याद रखिएगा भारत का क्षेत्रफल, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, भारत विश्व का कौन से नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। तो ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी भी जान लीजिए, फैक्चुअल क्वेश्चन से याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको पूछा जाते हैं ये सवाल। देशांतरी विस्तार कितना है? ये जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो कितना है? 68 डिग्री 7 नॉर्थ से 97 डिग्री 25 नॉर्थ। तो जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो कितना है? 68 डिग्री 7 नॉर्थ से 97 डिग्री 25 नॉर्थ तक। क्लियर? तो याद रखिएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, ये उत्तरी विस्तार है। और देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 नॉर्थ से 97 डिग्री 25 नॉर्थ तक। ये चीज़। दूसरी चीज़, भारत विश्व का किस नंबर का देश है? तो भारत विश्व का किस नंबर का देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में जो भारत है वो किस नंबर का देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में 7वें क्रम का है, 7वें क्रम का देश। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल। ये भी याद रखिएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। जब पढ़ ही रहे तो एक साथ जान लेते हैं। जिन्हें पता है उन्हें रिवीजन हो जाएगा, जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो पूछा था उस पर फोकस कर लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 नॉर्थ से 97 डिग्री 25 नॉर्थ तक। तो ये दो फैक्ट पहले आपके लिए ये जानने ज़रूरी, ये जान लिए आपने। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फैक्ट्स में। भारत विश्व का किस क्रम का देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें क्रम का देश है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा कॉल। कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर के पास, सियाचिन ग्लेशियर के पास है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इससे सवाल पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे इसे बार बार आपको रिवाइज करवाना पड़ता है कि एक बार रिवीजन हो जाए, यदि पता है, नहीं पता है तो पता चल जाए। तो भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। गुहार मोती कहाँ स्थित है? कक्ष में।
भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, और ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ये याद रखिएगा क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर के पास। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती, कहाँ है? कक्ष केरल में। सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? किबिथु, और कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? ये चीज़ें। भारत विश्व का किस क्रम का देश है? 7वें क्रम का देश है। और अक्षांशी विस्तार आपने देख ही लिया, अक्षांशी और देशांतरी। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? अभी मैंने बताया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या मैं सही बोल रही हूँ? बताइए। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किससे संबंधित है? एमएसपी क्या होता है बेसिकली? देखिए, एमएसपी का संबंध किससे है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम जो प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? श्रमिकों की मजदूरी, श्रमिकों की मजदूरी, कृषि उत्पादों की कीमत, मुद्रा की विनिमय दर या निर्यात सब्सिडी। तो बताइए एमएसपी का संबंध किससे होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का फुल फॉर्म होता है। ये फुल फॉर्म नहीं आ रहा है, इसको एक बार सेट कर देते हैं। एमएसपी किससे संबंधित है? बताइए। एमएसपी का संबंध किससे है? जल्दी बताइए। एमएसपी का देखिए फुल फॉर्म देख लीजिए। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्लियर? दूसरी चीज, एमएसपी क्यों दी जाती है? किसानों को एक आर्थिक रूप से एक सुरक्षा देने के लिए कह लीजिए। देखिए, किसान अपनी फसल उगाता है, जब किसान फसल उगाता है तो उसमें मौसम की मार पड़ती है, ओले गिरते हैं, बारिश होती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो किसानों को अपनी जो फसल है उसका प्राइस सही नहीं मिल पाता, लेकिन उसकी लागत उनको ज़्यादा लग जाती है। और जब किसान बड़े हाई लेवल पे उसका प्रोडक्शन कर लेते हैं किसी फसल का, तो उस पर उनको संभावना इस चीज़ की हो जाती है कि यदि बारिश हो गई, ओले पड़ गए तो उनकी फसल खराब हो जाएगी। तो किसानों को उनकी फसलों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए एमएसपी लाई गई, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य लाया गया गवर्नमेंट द्वारा। और ये क्या तय करता है? कृषि उत्पादों की कीमत। और ये कैसे काम करता है? एमएसपी के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? मान लीजिए गेहूं पे सरकार एमएसपी दे रही है 400, मतलब उसने एक कीमत तय कर दी पहले से कि 1 क्विंटल के लिए हम किसान को 400 रुपये देंगे ही देंगे एमएसपी। तो अब किसान को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यदि मेरे गेहूं की कीमत कम चली गई, क्योंकि जो भी कीमत होती है वो डिमांड सप्लाई पे आधारित होती है। तो अगर गेहूं की कीमत ना मार्केट में आई तो मुझे गेहूं के लिए पर्याप्त कीमत नहीं मिलेगी, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, किसान ये सोचेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक एमएसपी सेट कर देती है। एमएसपी कैसे? कि हम आपको 1 क्विंटल गेहूं पे हम आपको 400 रुपये देंगे ही देंगे, और यही 400 रुपये कहला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि अब किसान आश्वस्त है कि उसको 400 रुपये तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, भले मार्केट में गेहूं की डिमांड हो या गेहूं की डिमांड ना हो, क्योंकि सरकार 1 क्विंटल के लिए 400 रुपये देगी ही देगी। तो किसान क्या करता है? उसको एक सुरक्षा मिल जाती है किसी भी फसल का उत्पादन करने के लिए। कि मान लीजिए उसको कई सारी शंकाएं होती हैं, जैसे प्याज का उत्पादन सरकार को बढ़ाना है, क्योंकि प्याज की जो इकोनॉमी में प्याज की कमी हो गई है, तो वो क्या करती है सरकार? एमएसपी डाल देती है कि प्याज पे हम इतनी एमएसपी देंगे ही देंगे। तो जो किसान होता है वो आश्वस्त हो जाता है उस चीज़ से कि हमको इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा प्याज पे, भले मार्केट में प्याज की डिमांड हो ना हो, उससे हमें मतलब नहीं। तो प्याज का प्रोडक्शन करना ज़्यादा चालू कर देता है। तो ये भी समझने लायक है कि जब सरकार को किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना होता है तो वो सरकार उस जो उत्पाद है उस पर अपना एमएसपी बढ़ा देती है, क्योंकि सरकार को उसका उत्पादन ज़्यादा करवाना है उस उत्पाद का, तो एमएसपी बढ़ा देगी। जब एमएसपी बढ़ाएगी तो जो किसान है वो उसी चीज़ का उत्पादन करेंगे। तो ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है। क्लियर? तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो किससे संबंधित है? कृषि उत्पादों की कीमत से संबंधित है। और एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती कौन है? गवर्नमेंट देती किसानों को। और ये भी है कि जब गवर्नमेंट को किसी भी उत्पाद का या किसी भी का चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना होता है तो वो उस चीज़ पे अपनी एमएसपी बढ़ा देती है। सरकार भी आश्वस्त होती है कि अब उत्पादन होगा, और किसान भी आश्वस्त हो जाता है कि हमको एक निश्चित कीमत मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर? चलिए, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया तो जिन्हें एमएसपी नहीं पता था उन्हें पता चल जाएगा।
जब किसी देश में मुद्रा की आपूर्ति बहुत अधिक हो जाती है तो वो मुद्रास्फीति कैसी होती है, बताइए। इन्फ्लेशन आपको बहुत पढ़ाया है मैंने। जब किसी देश में मुद्रा की आपूर्ति, किसी देश में मुद्रा की आपूर्ति बहुत हो रही, पढ़िए टर्म देखिएगा, मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा है, अधिक, तो वो किस प्रकार की इन्फ्लेशन होगी, अब बताइए आप। जब किसी देश में मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा है तो किस प्रकार की इन्फ्लेशन होगी। बहुत नहीं दिख रहा है क्या इसमें, एक सेकेंड। जब किसी देश में मुद्रा की आपूर्ति बहुत अधिक हो जाती है तो वो मुद्रास्फीति किस प्रकार की होती है, बताइए। थोड़ा सा सेट कर देते हैं इसको, हाँ बताइए। आपूर्ति ज़्यादा है, इन्फ्लेशन कैसे होगी, समझे कि इन्फ्लेशन आप सब जान चुके हैं। इन्फ्लेशन क्या होती है, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। अब ये कह रहा है कि किसी देश में मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा है, मुद्रा ज़्यादा है, हमारे और आपके हाथों में मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा है, मतलब पैसे ज़्यादा हैं लोगों के पास, पैसा ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा क्यों है लोगों के हाथों में, क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा है। मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा है, तो जब मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा है तो पैसे ज़्यादा हैं लोगों के हाथ में, पैसे ज़्यादा हैं तो वो डिमांड बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, और जब वो डिमांड बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सीधी सी बात। मैंने इतने अच्छे से इन्फ्लेशन अब बता दिया है कि मुझे जो ये नोवा टेस्ट पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा इन्फ्लेशन समझने में दिक्कत है तो एक इकोनॉमिक्स की क्लास की मैराथन डाली गई है, उसे देख लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोवा टेस्ट है, इसके पहले की 8 टेस्ट आप देख लीजिएगा, उसमें आपको इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए इन्फ्लेशन कब होती है, जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो महंगाई बढ़ती। उसके लिए मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ कि आपके मोहल्ले में कोई समोसे वाला है, उसकी डिमांड ज़्यादा है समोसे की, लेकिन वो कम समोसे बनाता है, एक दिन में 50, तो वो अपने मनमाने ढंग के पैसे में वो समोसे बेचेगा, क्योंकि उसके समोसे की डिमांड बहुत ज़्यादा है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पास सिर्फ 50 समोसे हैं, तो वो 50 समोसे को अपने मनमाने तरीके से बेचेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये होता है इन्फ्लेशन का जो भी नियम होता है डिमांड और सप्लाई का, कि इन्फ्लेशन तब होगी जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी। डिमांड कब बढ़ेगी, लोग डिमांड कब बढ़ाएंगे, जब लोगों के हाथ में पैसा होगा। जब मेरे हाथ में पैसा होगा मैं तभी जाऊंगी मार्केट कोई सामान लेने। तो जब मार्केट में पैसा है मतलब यहाँ क्या कहा गया था, मुद्रा की आपूर्ति बहुत है, कहा गया ना ये चीज़, मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज़्यादा है मार्केट में, मुद्रा ज़्यादा है लोगों के हाथों में। जब मुद्रा की आपूर्ति है इसका मतलब है लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा हैं। अब जब लोगों के हाथ में पैसा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिमांड बढ़ाएंगे मार्केट में जाके, और जहाँ डिमांड बढ़ती है तो महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। तो आप ऑप्शंस देख लीजिए, आप सब बिल्कुल बता पाएंगे कि राइट आंसर क्या है। क्रॉलिंग होती है, रन अवे होता है, हाइपर इन्फ्लेशन होती है, या डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। तो होती है कौन सी, हाइपर इन्फ्लेशन होती है। और इन्फ्लेशन कैसे बढ़ी, मुद्रा की आपूर्ति क्वेश्चन में देखिए ज़्यादा है, मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा है, लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा हैं, लोग जाके डिमांड बढ़ा रहे हैं, डिमांड से महंगाई बढ़ रही है, तो राइट आंसर विल बी हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। चलिए, भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य को किस संविधान संशोधन के तहत घोषित किया गया। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है कि जो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है या पंथ निरपेक्ष शब्द है वो किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया। और आपके सामने ऑप्शंस है 42वां, 44वां, 52वां, 61वां, और मुझे ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, तो आप सबको पता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कौन कौन से, समाजवादी, यही धर्मनिरपेक्ष को ही पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
ये 3 शब्द कब जोड़े गए संविधान की प्रस्तावना में? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और यही वर्ड है पंथनिरपेक्ष, इसी को ही कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष भी, धर्मनिरपेक्ष। तो कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अब आ जाते हैं 44वें में, जब दिया है ऑप्शन में तो पढ़ लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 ये क्या करता है? ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर एक कानूनी अधिकार बनाता है कि अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि अब कैसा है? कानूनी अधिकार। तो कभी कभी सवाल आता है कि संपत्ति का जो अधिकार है वर्तमान में क्या है, मौलिक अधिकार है कि कानूनी अधिकार? तो याद रखिएगा ये कानूनी अधिकार। और इसे किस आर्टिकल में रखा गया? 301। क्लियर? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार कब बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। क्लियर? 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985 ये दल बदल से संबंधित। सारे ऑप्शंस में दिए ही हुए हैं तो पढ़ लेते हैं, फैक्ट ही पता चल जाएंगे। एग्जाम हॉल में पता थोड़ी है क्या पूछ लेगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ, और इसी के अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। सवाल आ जाए कि संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि 52वां संविधान संशोधन 1985 इसी के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो क्या जाना आपने कि 42वां संविधान संशोधन 1976 इसके द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। इसी पंथनिरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के एक कानूनी अधिकार बनाता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 ये दल बदल से संबंधित है और इसी के अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1988 में, लागू हुआ था 1989 में, और ये क्या करता है? मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 साल इसी ने की थी। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसने की थी? 61वें संविधान संशोधन ने। तो सवाल कुछ भी पूछ सकता है, कोई नहीं जानता। तो ऐसे ही पढ़ना है आपको, थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो एक जगह हम कई सारी चीज़ों को कवर कर लें। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के संविधान संशोधन के तहत घोषित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ इसी को बोलते हैं, और इसके अंतर्गत संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी? 10वीं। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 का था, लागू 1989 में हुआ है, और ये मतदान करने की आयु को 21 साल से घटा के 18 वर्ष कर देता है। सवाल कभी पूछ ले कि मतदान की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष कब हुई? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच कौन सा पठार स्थित है? बताइए। भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच कौन सा पठार स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। अच्छा भाई, हाँ, भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच कौन सा पठार? ऑप्शन है आपके सामने, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और मैकाल पर्वत। ये छोटा नागपुर का पठार याद है आपको? ये खनिजों का भंडार है, बहुत ज़्यादा खनिज यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन आंसर ये नहीं है। पहले आप लगाइए कि जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच दक्कन का पठार स्थित है, और ये दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार के बहुत ज़्यादा बड़े हिस्से को कवर करता है। प्रायद्वीपीय पठार के बहुत ज़्यादा बड़े हिस्से को कवर करता है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है ये दक्कन का पठार। भारत के दक्षिणी हिस्से में है। इसका आकार माना जाता है त्रिभुजाकार। क्लियर? तो भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच कौन सा पठार स्थित है? दक्कन का पठार स्थित है। और दक्कन का पठार किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और प्रायद्वीपीय पठार के बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है दक्कन का पठार। कोई एग्जाम था उसमें पूछा गया था
कि प्रायद्वीपीय पठार के सबसे ज़्यादा हिस्से को कौन सा पठार कवर करता है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो राइट आंसर था दक्कन का पठार, कि प्रायद्वीपीय पठार के सबसे बड़े हिस्से को कवर करता है कौन? दक्कन का पठार। क्लियर? भारत का जो दक्षिणी एरिया है वहाँ पाया जाता है। तो भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच कौन सा पठार है? तो याद रखिएगा दक्कन का पठार स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा का पठार आप सबको पता है कहाँ है? मालवा का पठार किस रेंज का हिस्सा? जो मध्य भारत का इंदौर वाला जो है, इंदौर उज्जैन वहाँ साइड मालवा का पठार है। छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिजों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैग्नीज है, तांबा है, चूना पत्थर है, यहाँ बहुत ज़्यादा खनिज भंडार पाए जाते हैं। क्लियर? और मैकाल पर्वत तो आप सबको पता है, सतपुड़ा मैकाल। चलिए, सांची का स्तूप किससे संबंधित? सांची का स्तूप किससे संबंधित है? बताइए। सांची के स्तूप अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा था, इस वजह से इससे सवाल आने की संभावना बढ़ जाती। सांची का स्तूप किससे संबंधित है? सांची का स्तूप हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी। तो आप सबको पता है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। अशोक किस धर्म से संबंधित थे? मौर्य वंश से संबंधित थे। तो जब अशोक मौर्य वंश के थे और अशोक किस धर्म को मानते थे? आप सबको पता है, अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कलिंग युद्ध के पश्चात इन्होंने कौन सा धर्म धारण कर लिया था? बौद्ध धर्म। तो सांची का स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एक चीज, सांची के स्तूप को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? एक सवाल पूछा जाता है, आपके मध्य प्रदेश का सवाल है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इस पूछा जा सकता है। 1989 में यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1989 में। मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? एमपी के रायसेन जिले में। इतने सारे फैक्ट आपके सांची से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बनवाया किसने था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। दूसरी चीज, यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 1989 में सांची यूनेस्को में शामिल हुआ था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? बताइए। एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? मतलब कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, उसके वोट की कीमत एक ही मानी जाएगी। तो एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई? बताइए। भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चर समिति, सुप्रीम कोर्ट। बताइए। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, मतलब यदि कोई अमीर है या कोई गरीब है तो दोनों के जो मूल्य हैं वोट के वो एक ही होंगे। कोई इंसान ठीक ठाक स्थिति में है शारीरिक रूप से, कोई इंसान शारीरिक रूप से असक्षम है जिसे हम दिव्यांग बोलते हैं, तो उनकी भी जो वोट की जो सीमा है वो एक ही मानी जाएगी, वोट की श्रेणी एक ही मानी जाएगी। तो भारत का कोई भी व्यक्ति जो वोट करता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, इस आधार पर उसकी वोटिंग की गणना नहीं होगी। प्रत्येक वोट का जो मूल्य है वो एक ही होगा। ये अवधारणा दी थी डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। और भारत के संविधान को बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर जी की बहुत बड़ी भूमिका है, आप सब जानते हैं। तो एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा। अब आप मुझे बताइए कि कब, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जो वोटिंग आयु है वो 21 से घटा के 18 की गई थी? अभी मैंने बताया था कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम था 1988 का, लागू हुआ था 1989 में, और 21 साल से घटाकर मतदान की आयु क्या कर दी गई थी? 18 वर्ष। तो एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य की अवधारणा किन्होंने दी थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी थी। और भारतीय लोकतंत्र की विशेषता भी यही है। हमारे भारतीय लोकतंत्र की विशेषता क्या है? कि भारत में प्रत्येक नागरिक बराबर स्थिति में है संविधान के सामने। संविधान के लिए भारत का प्रत्येक नागरिक समान। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। काले धन का क्या मतलब होता है? बताइए, काले धन का क्या अर्थ होता है? बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है ना। जब मोदी जी बने थे भारत के प्रधानमंत्री तो उस समय इतना ज़्यादा चर्चा में था ये काला धन। मोदी जी ने वादा किया था कि वो काले धन को विदेशों से लेके आएंगे, याद है आपको? 2014 टाइम। तो काले धन यानी ब्लैक मनी का क्या अर्थ है? बताइए। ब्लैक मनी किसे बोलते हैं? विदेशी मुद्रा को, या वह धन जिस पर कर नहीं दिया जाता है,
वह धन जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, या नगद में रखा गया धन, या विदेशी सहायता। बताइए काले धन यानी कि ब्लैक मनी का क्या अर्थ होता है? काला धन क्या होता है? विदेशी मुद्रा, वह धन जिस पर कर नहीं दिया गया, नगद में रखा गया धन, या विदेशी सहायता। बताइए, और इसको करने में ज़्यादा समय तो लगना नहीं है। काला धन बेसिकली वो होता है जो अवैध तरीके से कमाया जाता है। काला धन कैसे कमाया जाता है? अवैध तरीके से। सबसे पहले अवैध तरीके से कमाया हुआ, और जब अवैध तरीके से कमाया हुआ है तो क्या उसे सरकार की जांच में आने दिया जाएगा? जैसे तस्करी है, मानव व्यापार है, भ्रष्टाचार है। तो जब इस तरीके से कमाया गया है तो क्या सरकार की नज़रों में आने दिया जाएगा? जब सरकार की नज़रों में नहीं आने दिया जाएगा तो क्या उस पर टैक्सेशन दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो काला धन वो होता है जो बेसिकली कमाया अवैध तरीके से जाता है और उस पर टैक्सेशन नहीं दिया जाता। जब कमाई ही नहीं पता रहेगी तो फिर टैक्सेशन किस बात का? तो काला धन क्या है? बेसिकली वह धन जिस पर कर नहीं दिया जाता है। और कर क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वो अवैध तरीके से कमाया गया होता है, गलत तरीके से कमाया गया होता है। जैसे ड्रग्स का व्यापार है, मानव व्यापार है, भ्रष्टाचार है, इन तरीकों से। क्लियर? चलिए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? आपको बताना है ये चीज़ कि आपने कितने आंसर सही किए हैं लास्ट में। हम डेली टेस्ट करते हैं, आप सबको ये बताना है खुद का इवैल्यूएशन करके कि आपने कितने टेस्ट सही किए हैं। कितने टेस्ट सही किए हैं इससे मतलब है कि जाके अभी दूसरे टेस्ट देख लेना है, कल पे मत छोड़िएगा, अगले महीने एग्जाम है। ये 9वां टेस्ट है सोशल साइंस का। तो कितने टेस्ट कर लिए हैं और इस जितने क्वेश्चंस इसमें हैं इस टेस्ट में, उनमें से कितने सही हैं आपके, ये भी बताना है। और एक जो आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? बताइए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में, 1025, 1010, 1035 ईस्वी। तो आप सबको पता है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 से 1026 ईस्वी के बीच हमला किया था। उस समय सोमनाथ कहाँ है? सोमनाथ कहाँ है? गुजरात। उस समय कौन सा वंश था वहाँ पे? चालुक्य राजवंश था। ये सवाल कभी कभी पूछता है, जब महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय को किस वंश के विरुद्ध किया था? तो चालुक्य वंश के विरुद्ध किया था और सोमनाथ को बहुत बुरी तरीके से लूटा था। सोमनाथ मंदिर को लूटा भी था और सोमनाथ मंदिर को जला भी दिया था। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? 1025 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच। और उस समय कहाँ किनका शासन था गुजरात में? तो चालुक्य वंश का शासक था, या चालुक्य वंश के विरुद्ध ये आक्रमण किया था गजनवी ने। क्लियर? चलिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की, हमारे एग्जाम के लिए उतना ही अच्छा होने वाला है। आप सब ये बात जानते हैं। बस यही प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और लास्ट में अब समय नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट लेके बैठें किसी चीज़ का, कोई बुक लेके बैठें कि अब हम पढ़ रहे हैं, अब हम एग्जाम तक पढ़ लेंगे। मैक्सिमम प्रैक्टिस ही आपको चीज़ें बेहतर करवाएंगी। क्लियर? लोकसभा का भंग किए जाना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? लोकसभा का भंग किया जाना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? बेसिकली ये पूछा गया है कि लोकसभा को जो भंग है वो कौन करता है, या लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, लोकसभा अध्यक्ष के, या राज्यसभा के? तो दो लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है हमेशा। आपको हो रहा है या नहीं? जिन्हें नहीं हो रहा है वो राइट आंसर बताइए कि लोकसभा भंग कौन करता है। बताइए। देखिए, लोकसभा को जो भंग करने का काम है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति उसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह भी लेते हैं। तो लोकसभा भंग करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किस आर्टिकल के तहत है? राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 85 के तहत। ये भी याद रखिएगा। तो लोकसभा भंग किया जाना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ये कार्य सामान्यतः जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का? तो आर्टिकल 85 के अंतर्गत उन्हें ये शक्ति प्रदान की गई है। और लोकसभा सत्र को आहूत कौन करता है, यानी कि बुलाता कौन है? बताइए। लोकसभा सत्र को बुलाने का काम, आहूत जिसको लिखा रहता है कहीं कहीं, आहूत मतलब बुलाना। लोकसभा सत्र को बुलाने का काम कौन करता है? बताइए।
ये आपसे मेरा सवाल है कि लोकसभा सत्र आहूत करना यानी कि बुलाने का काम कौन करता है। आपको मैं दो ऑप्शंस देती हूँ, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति। बताइए इन दोनों में से राइट आंसर क्या होगा कि लोकसभा सत्र बुलाता कौन है। तो लोकसभा को भंग किए जाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति ये काम बेसिकली प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत उन्हें शक्ति प्राप्त है? आर्टिकल 85। क्लियर। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ शुरू किया था? इतना सरल सवाल बताइए, ये तो बनना चाहिए आपसे। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ शुरू किया था? आपके सामने ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, साबरमती। बताइए गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो आप सबको पता है गांधी जी ने भारत में ये वर्ड याद रखिएगा, गांधी जी पहले भी सत्याग्रह कर चुके थे साउथ अफ्रीका में। यहाँ भारत पूछा है तो भारत में कब किया था? चंपारण में 1917 में किया था। किस प्रथा के विरोध में? तिनकठिया प्रथा के विरोध में। तिनकठिया प्रथा के विरोध में। और कौन थे जो गांधी जी को इनविटेशन देने गए थे चंपारण आने के लिए? उनका नाम बताइए, नाम कमेंट करिए। जब कोई चीज़ पढ़ा करिए तो ऐसे ही सारी चीज़ें दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि जब चंपारण पढ़ रहे हैं तो कब हुआ? 1917। किस प्रथा के विरुद्ध था? तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। कौन इनविटेशन देने गया था गांधी जी को? गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया? तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में। आप सबको पता है 1906 में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। तो कभी सवाल आए कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो पहला सत्याग्रह किया था साउथ अफ्रीका में। लेकिन भारत पूछा है, भारत में कहाँ किया था? तो भारत में किया था चंपारण में 1917 में। चंपारण कहाँ स्थित है? चंपारण बिहार में। क्लियर। और आप बताइए कि कौन गए थे इनविटेशन देने महात्मा गांधी को बिहार चंपारण आने के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना? हाँ। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आज का जो टेस्ट है उसमें अगर आपके मार्क्स, फिर भी मैं बता रही हूँ 17, 18, 19 इतने आ रहे हैं तब तो ठीक है, क्योंकि हमने देखी मैराथन क्लासेस की हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, दो मैराथन क्लासेस आई हैं सबकी। उसमें आपको प्रैक्टिस करवाए गए क्वेश्चंस। फिर सोशल साइंस का ये 9वां टेस्ट है, उसमें प्रैक्टिस करवाए गए क्वेश्चंस। साइंस के बहुत सारे मैराथन क्लासेस आई, टेस्ट आए। तो अगर आपको अब इतनी प्रैक्टिस के बाद अगर आपकी इस टेस्ट में, क्योंकि आज का टेस्ट मेरे हिसाब से नॉर्मल सा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, और मैंने जानबूझ के ऐसा रखा है कि कहीं ना कहीं आप भी एक चीज़ इवैल्यूएशन करिए कि अलग अलग लेवल के जो टेस्ट हैं, जैसे इसके पहले का एक टेस्ट लेके आई थी मैं, उसमें मैंने टफ क्वेश्चंस रखे थे। आज का जो ये टेस्ट है उसमें मैंने नॉर्मल मॉडरेट क्वेश्चंस रखे हैं, थोड़ा सा सरल, थोड़ा सा ईजी, थोड़ा सा सरल और थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस रखे हैं मैंने। तो इसमें आपके कम से कम 17-18 क्वेश्चंस तो सही होने ही चाहिए। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी जल्दी बता दीजिए। कांग्रेस की स्थापना 1857, 1885, 1905, 1947। आप सबको पता है कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर 1885। पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी सवाल पूछा जाता है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे पहले। चलिए कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन देखिए, बहुत ज़्यादा अलग अलग अधिवेशन है। जैसे 1907 का सूरत अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तब कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1916 का लखनऊ समझौता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1931 का कराची अधिवेशन जो हुआ वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी कराची अधिवेशन की? बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। 1924 का बेलगाम अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें पहली बार अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1923 का हो जाता है क्योंकि इसमें अबुल कलाम जी ने अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस के जो अधिवेशन है उनकी प्रैक्टिसेस हमने अपने इसी MCQ उसमें की है सीरीज़ में। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हर टेस्ट इंपॉर्टेंट है, हर मैराथन क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करवाई गई है प्रैक्टिस आपको। विकास दर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, विकास दर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है?
आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं जीडीपी के आधार पे, आयात निर्यात, मुद्रा आपूर्ति, कर संग्रहण। तो आप ये बताइए, जब भी हमको किसी देश का विकास बताना होता है तो हम क्या कहते हैं कि उस देश की जीडीपी में वृद्धि हो गई। जीडीपी मतलब क्या होता है? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक साल में या किसी निश्चित समय सीमा में, एक साल में किसी देश के भीतर, घरेलू सीमा में, मतलब किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन होता है वो होता है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी जितना ज़्यादा होता है तो उसी हिसाब से हम अपनी विकास दर को काउंट करते हैं। कहते हैं ना कि भारत की जीडीपी दिन ब दिन बूस्ट कर रही है। इंडियन इकोनॉमी ने इतनों को पछाड़ के दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है इंडिया। कहते हैं वो कैसे बन गई है, वो उसी जीडीपी पे काउंट होता है कि जैसे भारत की जीडीपी जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है उतनी हमारी इकोनॉमी बूस्ट करती चली जाती है। तो विकास दर का आकलन किसके आधार पे किया जाता है? तो जीडीपी के आधार पे किया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पे किया जाता है। जीडीपी क्या है? एक साल में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, याद रखिएगा, घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है। और जीएनपी क्या होता है? यही पे जान लीजिए जीएनपी क्या होता है ताकि अंतर क्लियर रहे। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में विदेशों से प्राप्त होने वाली आय भी शामिल होती है। विदेशों से प्राप्त आय जीएनपी में शामिल होती है, बल्कि जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय शामिल नहीं होती है। तो एक सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें विदेशों से आय प्राप्त होती है, आय वो शामिल होती है? जीएनपी, जीडीपी और एनएनपी। तो आपको लगाना आना है जीएनपी। जीएनपी में विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित होती है, लेकिन जीडीपी में नहीं, क्योंकि जीडीपी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन है, ना कि विदेशी सीमा में। तो घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है वो है जीडीपी, और जीएनपी में विदेशों से प्राप्त आय जैसे कि रेमिटेंसेस हैं वो भी शामिल होते हैं। रेमिटेंसेस क्या होते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति सऊदी अरब में काम कर रहा है, अमेरिका में काम कर रहा है, तो वो भारत में रहने वाले अपने परिवार को पैसे भेजता है डॉलर्स में, वही कहलाते हैं रेमिटेंसेस, वही कहलाती है विदेशों से प्राप्त आय, और वो जीएनपी में शामिल होती है। एनएनपी कैसे काउंट होती है? इस जीएनपी में जब क्षरण घटा दिया जाता है, यानी कि डेप्रिसिएशंस को घटा दिया जाता है, तो वहाँ पे हमको मिल जाती है एनएनपी। कभी कभी सवाल आता है एनएनपी कैसे काउंट होता है, एनएनपी कैसे निकाला जाता है? तो मैं आपको एनएनपी का फॉर्मूला बता देती हूँ। पहले भी बताया है कि एनएनपी कब निकाली जाती है? जीएनपी में जब क्या घटाया जाता है? क्षरण, यानी कि डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? आपने कोई उद्योग किया है, उसमें आपने मशीनें लगवाई हैं, मशीनों में टूट फूट होती है, क्षरण होता है, तो वही कहलाता है डेप्रिसिएशन। तो जब जीएनपी यानी कि जो भी जिसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्षरण घटा दिया जाता है, डेप्रिसिएशन, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो जाता है। इनके फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जीडीपी का होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी का होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर? चलिए मैं पानी पी लूँ, बोलते बोलते गला सूख गया मेरा। क्लियर? तो आपको जीडीपी जीएनपी में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज कुंड मेला किस राज्य में आयोजित होता है? देखिए कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कई सारे मेले आयोजित होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। तो सूरज कुंड मेला लगता कहाँ है बताइए? आपको पता है सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। बताइए सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सूरज कुंड मेला आयोजित किया जाता है हरियाणा में। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में लगता है। मुझे राजस्थान में भी एक मेला, बिहार में एक बहुत ज़्यादा फेमस मेला लगता है, जहाँ, हाँ बिहार वाले अगर कोई देख रहे हैं तो बताइए आपके यहाँ कौन सा एक फेमस मेला लगता है? मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, बड़ा अच्छा मेला है वो। बिहार वाले अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो बताइए आपके यहाँ एक बहुत फेमस फेयर लगता है, बताइए कौन सा है वो। आप जिस भी राज्य से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके सबके यहाँ कोई ना कोई एक फेमस मेला लगता है। अरे आपकी गली मोहल्ले में ही मेले लगते हैं, तो बताइए आपके यहाँ मेला कौन सा लगता है? अच्छा टॉपिक मिला मुझे। बताइए आप सबके यहाँ कौन से मेले लगते हैं? सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में, फरीदाबाद। क्लियर? सूरज कुंड मेला किस राज्य में आयोजित होता है? हरियाणा में आयोजित होता है। कई सारे फेस्ट होते हैं, देखिए जैसे उगादी उत्सव है, कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बोनालू कहाँ बनता है? तेलंगाना में मनाया जाता है।
और सनबर्न फेस्टिवल्स कहाँ है? सनबर्न फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इन पे भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलिए, उगादि उत्सव। उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में कौन सा मनाया जाता है? बोनालू। बोनालू कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल नागालैंड में। तो इस जो उत्सव हैं इनसे भी सवाल पूछा जाता है, जो फेस्टिवल्स हैं उनसे भी सवाल आते हैं। तो याद आ गया तो मुझे लगा बता दूं, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है इसी तरीके से। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? सूरजकुंड मेला बेसिकली हरियाणा में लगता है। भारत के किस स्थान को शुष्क पोर्ट यानी कि ड्राई पोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? बताइए, भारत का कौन सा पोर्ट है जो ड्राई पोर्ट बनाया गया है? जल्दी बता दीजिए, अभी करंट का क्वेश्चन है। किस स्थान को ड्राई पोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? सवाल पूछ सकता है, ये करंट का क्वेश्चन है। कांडला, तुगलकाबाद, कोचीन, विशाखापट्टनम। तो बताइए ड्राई पोर्ट के रूप में किसे विकसित किया गया है? जल्दी बता दीजिए। ड्राई पोर्ट के रूप में देखिए बहुत सारे विकसित किए गए हैं, जैसे बेहटा है और महाराष्ट्र का जालना है। अभी कुछ दिनों पहले तो नहीं, ये काफ़ी टाइम हो गया, 1993 से लगभग। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से है तुगलकाबाद, और ये चालू कब से है? ये 1993 से ही चालू। तो भारत में किस स्थान को ड्राई पोर्ट बनाया गया है? तो भारत में तुगलकाबाद को शुष्क जो बंदरगाह है वो बनाया गया है, और ये 1 सितंबर 1993 को ये चालू किया गया है। और बेसिकली कैसा है? ये अंतर्देशीय बंदरगाह है, मतलब देशों की ही आपस में, देश के अंदर ही कनेक्टिविटी है इसकी। तो शुष्क पोर्ट यानी कि ड्राई पोर्ट किसे बनाया गया है? ड्राई पोर्ट तुगलकाबाद को बनाया गया है। और ये कब से चालू हुआ है? ये सितंबर 1993 से चालू हुआ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कांडला कहाँ है? बताइए। बे बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह कहाँ है? विशाखापट्टनम, तो ऑब्वियस सी बात है, पता ही होगा। कोचीन और कांडला नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा। कांडला तो और कोचीन तो पता ही होने चाहिए, उसमें ऐसा क्या है। भारत में सबसे अधिक खनिज संपदा किस पठारी क्षेत्र में पाई जाती है? और याद करिए, इसका आंसर मैं बता चुकी हूँ शायद, जब मैं कुछ दूसरा क्वेश्चंस पढ़ा रही थी तो वहाँ आया था इसका आंसर। भारत में सबसे अधिक खनिज संपदा किस पठारी क्षेत्र में पाई जाती है? आपके सामने ऑप्शन है, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, तेलंगाना का पठार। और मैंने बताया था कि एक ऐसा पठार जहाँ सबसे ज़्यादा खनिज संपदा पाई जाती है, और इसे भारत के खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। बताइए। बिल्कुल सही, मैंने बताया था छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को भारत में खनिजों का भंडार कहा जाता है। भारत के खनिजों का भंडार। तो भारत के खनिजों का भंडार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से राज्य आते हैं रेंज में? जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। तो छोटा नागपुर के पठार के रेंज में ये सारे राज्य आते हैं। झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और यहाँ पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा। हाँ, छत्तीसगढ़। तो भारत में सबसे अधिक खनिज संपदा किस पठारी क्षेत्र में पाई जाती है? छोटा नागपुर के पठार में। और छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन सी, ये वाला जो रेंज है, ये यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको, ये जो रेंज है, ये पूर्वी भाग वाला, ये कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, और इसे ही कहा जाता है भारत में खनिजों का भंडार। और कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं यहाँ पे? देखिए, कोयला है, लौह अयस्क है, मैं ये पहले ही बता चुकी हूँ कि कोयला पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? भारत में खनिज संपदा का भंडार, एटसेट्रा। तो छोटा नागपुर के पठार को सबसे अधिक भारत में खनिज संपदा वाला क्षेत्र माना जाता है, और ये कहाँ है? भारत के पूर्वी भाग में। कभी आ जाएगी छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? भारत के पूर्वी या पश्चिमी भाग में? तो पूर्वी भाग में है।
छोटा नागपुर के पठार के रेंज में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो ये राज्य आते हैं, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ का एरिया। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? कोयला है, लौह है, मैग्नीज है, चूना पत्थर है, तांबा है, बॉक्साइड है, एक्सेट्रा। क्लियर। और भारत में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बता दीजिए। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम किस नदी पर? बताइए। कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी, जल्दी बताइए। शिव समुद्रम किस नदी पर? तो आप सब जानते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। मुझे ज़्यादा बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, उनसे रिलेटेड सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी आपके सिलेबस का पार्ट है। जलप्रपात आएंगे। हर राज्य में अलग अलग जलप्रपात पाए जाते हैं। कुछ जगह के फेमस होते हैं, जैसे भेड़ाघाट वाला जलप्रपात है, किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। तो अलग अलग जलप्रपातों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और किस नदी पर है? शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अब जैसे है कुंचिकुल जलप्रपात। कुंचिकुल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है। तो जो कुंचिकुल जलप्रपात है वो किस नदी पर है? वाराही नदी पर है। वाराही नदी पर है। ये सवाल भी याद रखिएगा। तो ऐसे जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। भेड़ाघाट नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में स्थित है, आप सब जानते हैं। क्लियर। तो शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कुंचिकुल जलप्रपात कहाँ है? वाराही नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात बताइएगा। और जोग, और जिसे गरसोप्पा भी कहा जाता है, किस नदी पर है? शारावती नदी पर। तो उसको भी लिख देते हैं, जोग। और गरसोप्पा किस नदी पर है? शारावती नदी पर। पूछ लेता है ना कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है। और भेड़ाघाट वाला है नर्मदा नदी पर। भेड़ाघाट वाला किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ये शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कुंचिकुल जलप्रपात किस नदी पर है? वाराही नदी पर। आपको ये कमेंट करना है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है। जोग गरसोप्पा किस पर है? शारावती नदी पर। भेड़ाघाट किस पर है? नर्मदा नदी पर, जबलपुर में स्थित, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। चलिए, भारत में तापीय ऊर्जा का सबसे संभावित क्षेत्र कौन सा है? भारत में तापीय ऊर्जा का संभावित क्षेत्र कौन सा है? बताइए। तापीय ऊर्जा सबसे संभावित क्षेत्र, ऑप्शन है कच्छकारण, मणिपुर घाटी, मरीकरण, हिमाचल प्रदेश, मालवा का पठार। तो तापीय ऊर्जा क्या होती है? जमीन के अंदर जो भी ताप होता है, पृथ्वी के अंदर जो भी ताप होता है, जो मैग्मा पिघलता है उसमें जो ताप होता है, उससे क्या होती है? तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उसका उपयोग कई सारी चीज़ों में किया जाता है, उससे एनर्जी बनाई जाती है, वही कहलाती है तापीय ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा का सबसे संभावित क्षेत्र कौन सा है? जल्दी बताइए। भूतापीय ऊर्जा का सबसे संभावित क्षेत्र कौन सा होता है? और तापीय ऊर्जा कैसे बनती है? पृथ्वी के अंदर की जो हिस्सा है, वहाँ जो गर्म जल होता है, पिघली हुई चट्टानें होती हैं, उनसे मिलता है। और याद रखिएगा, ये जो तापीय ऊर्जा है वो बेसिकली हिमालयीन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। कि पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती हैं, जो गर्म जल होता है, जो चट्टानें पिघलती हैं तो मैग्मा बनता है, उससे भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है स्पेसिफिकली? तो याद रखिएगा, जो भूतापीय ऊर्जा है वो हिमालयीन क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि जहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालयीन क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे पुगा घाटी प्रसिद्ध है लद्दाख की भूतापीय ऊर्जा के लिए। पुगा घाटी कहाँ की? लद्दाख की प्रसिद्ध है। मणिकरण घाटी हिमाचल प्रदेश की स्थित है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं कह रही हूँ, जबकि हिमाचल वाला क्षेत्र फेमस है तो हिमाचल वाला क्षेत्र कौन सा होगा? मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। क्लियर। तो और इसी के लिए भूतापीय ऊर्जा के लिए ही पुगा घाटी भी फेमस है लद्दाख की। तो यदि ऑप्शन में मणिकरण ना मिले तो ये पुगा घाटी याद रखिएगा, पुगा घाटी भी है, तो आप ये भी लगा सकते हैं अगर पुगा घाटी ऑप्शन में है। तो भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? तो पृथ्वी के अंदर जो गर्म जल होता है, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें जब टूटती हैं तो मैग्मा बनता है, उस ताप से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। और ये किन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है? हिमालयीन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। क्लियर। चलिए, नव उदारवाद की शुरुआत भारत में कब से हुई? बताइए। आप सबको पता है भारत में एलपीजी रिफॉर्म कब आया? नव उदारवाद, लिबरलाइजेशन की शुरुआत भारत में कब हुई? ऑप्शंस दिए गए हैं 1980, 1991, 2000, 2005। तो आप सबको पता है कि भारत में जो एलपीजी रिफॉर्म आए
वो भारत में कब से आए? एलपीजी रिफॉर्म जो भारत में आया 1991 में, और यही लेके आया एलपीजी मॉडल। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, मतलब उदारवाद। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, उदारवाद का मतलब होता है कि जब बाहर से कोई विदेशी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करने आती है भारत, तो उस पर सरकारी नियंत्रण थोड़ा सा कम रखा जाए। अब कंपनी आ रही है, अब वो कागज़ बनवाने में ही यहाँ बिजी है कि ज़मीन का कागज़ बनवाओ, फैक्ट्री का कागज़ बनवाओ। सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा है कि ये नहीं, ऐसे काम होगा। कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा इंडिया में? क्योंकि सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा है। कुछ भी करने जा रहे हैं तो कहीं कुछ नुकसान हो रहा है, कहीं कुछ नुकसान हो रहा है। तो क्या नीति अपनाई गई? उदारवाद की नीति अपनाई गई। उदारवाद की नीति। और उदारवाद की नीति के तहत क्या किया गया? थोड़ा सा सरकारी नियंत्रण कम किया गया। सरकारी नियंत्रण को कम किया गया उदारवाद के तहत। प्राइवेटाइजेशन क्या किया गया? जो सरकारी नियंत्रण में उद्योग थे उनका कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनीज को दिया गया ताकि अच्छे से वो उत्पादन कर सके। जैसे अभी हमारा इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे का कुछ हिस्सा प्राइवेटाइज किया गया है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भोपाल के हबीबगंज का जो रेलवे स्टेशन है, वो आप देख सकते हैं, वो प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। तो जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसमें काम थोड़ा सा बेहतर तरीके से होता है। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है सरकारी जो चीज़ें हैं उनका क्या, प्राइवेटाइजेशन करना, मतलब उनका निजीकरण करना। फिर से फोकस ले रहा है ये। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हम वैश्वीकरण की ओर बढ़ें, कि हमने भारत में मान लीजिए एफडीआई आया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि भारत में एफडीआई आया। जब भारत में एफडीआई आया मतलब निवेश आया। जब निवेश आएगा तो वो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा, नई तकनीक लेके आएगा, और वो तकनीक हमारे यहाँ भारत में साझा करेगा भारत के इंजीनियर्स के साथ। तो बेसिकली एफडीआई के थ्रू क्या आ रहा है? नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बाहर का पैसा आ रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी हमारे साथ साझा हो रही है, और हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं, हमारी सोच ग्लोबलाइज हो रही है, हमारी टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइज हो रही है। तो ये होता है एलपीजी। क्लियर? एलपीजी भारत में कब आया? 1991 में आया। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव जी। और भारत के जो वित्त मंत्री थे वो कौन से थे? आप सबको उनका नाम पता है। जो भारत के वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नव उदारवाद की शुरुआत कब से हुई भारत में? 1991 से हुई, एलपीजी रिफॉर्म से हुई। एलपीजी क्या होती है मैंने आपको बताया। एल का मतलब होता है उदारवाद, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइज करना, जी का मतलब होता है ग्लोबलाइज होना। क्लियर? उस समय पीएम कौन थे जब एलपीजी रिफॉर्म आया? पीवी नरसिम्हा राव जी। और वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन है वो किस संसाधन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? कृष्णा गोदावरी बेसिन किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बॉक्साइट। तो आप सबको पता है कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। क्लियर? कृष्णा की कुछ सहायक नदियां हैं, याद आ गया तो बता देते हैं कौन कौन सी है। मालप्रभा, भीमा। तो कृष्णा की सहायक नदियां याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो जो क्वेश्चन पे चले आते हैं हम, कृष्णा गोदावरी बेसिन किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, और जैसे कच्चा तेल है और हाइड्रोकार्बन्स है, इनका सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में। अब आपसे मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल करने का मन ये कर रहा है कि मुझे ये बताइए कि दक्षिण गंगा के नाम से, मैंने ये सवाल बताया है इसलिए पूछ रही हूँ आपसे, दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? और दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। दोनों सवाल हैं। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं बताना है आपको, और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं ये बताना है। और कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। भारत के किस भू आकृतिक क्षेत्र को वाटर डिवाइड के रूप में जाना जाता है? बताइए। वाटर डिवाइड के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी बता दीजिए। जल विभाजक वो होते हैं जो दो नदियों के बीच जल विभाजक का काम करते हैं, पानी बांटने का काम करते हैं। और आपके सामने ऑप्शन है हिमालय, पूर्वी घाट, विंध्याचल, दक्कन का पठार। तो भारत किस भू आकृतिक क्षेत्र को वाटर डिवाइडर यानी कि जल विभाजक कहा जाता है, जो दो नदी तंत्रों के जल को बांटने का काम करते हैं?
वही कहलाते हैं जल विभाजक। और आप सबको पता है हिमालय से बड़ा जल विभाजक भारत में कोई नहीं है, ये प्राकृतिक जल विभाजक है। ये है इंडिया, कई सारी नदियां बह रही हैं, यहाँ स्थित है हिमालय हमारा। अब ये हिमालय कई सारी नदियां, जैसे कुछ नदियां यहाँ नीचे की साइड बह रही हैं, कुछ नदियां ऊपर की साइड बह रही हैं, कुछ वहाँ से आ रही हैं, तो ये बेसिकली सबके बीच क्या काम कर रहा है, ये वाटर डिवाइड का काम कर रहा है नेचुरली तरीके से। तो ये हिमालय क्या हो जाता है, नेचुरली जल विभाजक के रूप में काम करता है, वाटर डिवाइडेड के रूप में काम करता है। और वाटर डिवाइड क्या होता है, दो नदी प्रणालियों को अलग करने वाला। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप की कई नदियों के लिए हिमालय वाटर डिवाइड का काम करता है। चलिए, भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, बताइए। कोंकण तट के नाम से कौन सा जाना जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों को। कोंकण तट के नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन है आपके सामने, केरल से कन्याकुमारी, मुंबई से गोवा, तमिलनाडु का पूर्वी तट, उड़ीसा का उत्तर पूर्वी तट। आधा सेकंड का समय देते हैं, चलिए बताइए। आज आपका कंफ्यूजन दूर ही कर देते हैं सारी चीज़ों में। कैसे, ये है इंडिया का मैप, मान लीजिए, क्लियर। यहाँ होता है, यहाँ पे कोंकण तट, कोंकण तट। ये कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो याद रखिएगा, ये कोंकण तट महाराष्ट्र से गोवा तक होता है, यानी कि गोवा के उत्तरी भाग तक होता है, वो कहलाता है कोंकण तट। तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक हुआ, महाराष्ट्र से गोवा के उत्तरी भाग तक कोंकण तट हुआ। फिर कौन सा तट आता है, फिर आता है मालाबार तट। मालाबार तट, मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक होता है, मालाबार तट होता है गोवा से लेके, मतलब गोवा के दक्षिणी भाग से लेके केरल तक, ये होता है मालाबार तट। एक और तट आता है, वो कौन सा होता है, कोरोमंडल तट। ये यहाँ कोरोमंडल तट। सवाल ये पूछा जाता है, भारत के पूर्वी भाग में कौन सा तट पाया जाता है, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो अब आपको लगा के आना है, क्योंकि आप सबको पता है कि ये भारत का पूर्वी हिस्सा है। ये कैसा हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, और ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है। तो अगर कभी सवाल आए कि भारत के पूर्वी हिस्से में निम्नलिखित में से कौन सा तट पाया जाता है, तो आपको ये मैप याद रहेगा, और मैप के थ्रू क्या याद रहेगा कि पूर्वी हिस्से में कोरोमंडल तट पाया जाता है, और पश्चिमी भाग में कौन से पाए जाते हैं, कोंकण तट पाया जाता है और मालाबार तट पाया जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, महाराष्ट्र से गोवा के उत्तरी भाग तक। मालाबार तट कहाँ पाया जाता है, गोवा के दक्षिणी भाग से केरल तक। अब आ जाते हैं सवाल में। सवाल में किसके बारे में पूछा है, सवाल में पूछा है कोंकण तट के बारे में। तो हमने क्या जाना कि कोंकण तट महाराष्ट्र से गोवा के उत्तरी भाग तक में पाया जाता है। तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से गोवा तक था कोंकण तट या नहीं था, महाराष्ट्र से गोवा तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई से गोवा, ये हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ कोंकण तट पाया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा ये मैप याद रखिएगा कि जो पूर्वी भाग है वहाँ हमने पढ़ा है कि कोंकण तट पाया जाता है, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग में कोरोमंडल तट पाया जाता है, पश्चिमी भाग में कोंकण तट पाया जाता है और मालाबार तट पाया जाता है। कोंकण तट महाराष्ट्र से गोवा तक है और मालाबार तट गोवा से केरल तक है। ये गोवा के उत्तरी भाग तक है, ये दक्षिणी से शुरू होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके क्वेश्चंस थे। आज 20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं, तो उसमें आप मुझे ये बताइएगा कि आप कितने कितने आंसर सही कर पा रहे हैं और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। ये ज़रूर कमेंट करके बताया करिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि अलग अलग जगह से लोग ये वीडियो देख रहे हैं। कल पॉसिबल हुआ तो साइंस का टेस्ट आएगा, और नहीं तो सोशल साइंस की सीरीज तो चल ही रही है। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम चैनल की लिंक आप सब बोलते हैं, तो डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप तो इंस्टाग्राम चैनल की लिंक आप सबको वहाँ मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसे ही वीडियो आता है उसमें शेयर कर दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये जो नए वीडियोस आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर। और ये फोकस वाली प्रॉब्लम जो कैमरे की है इसको देखते हैं, करते हैं इसका कुछ। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।